नमस्कार दोस्तों, मैं आर के स्टडी 95 चैनल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारत के नदी तंत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और आज एक नदी तंत्र को जरूर निपटाएंगे बहुत ही विस्तार तरीके से। तो चलते हैं अपन भारत के नदी तंत्र पर। तो भारत के जो नदी तंत्र को दोस्तों 3 पार्टों में बांटा गया। कितने पार्टों में दोस्तों? 3 पार्टों में बांटा गया है। तो तीनों पार्टों किस पार्ट पर वो तो नंबर 1 है दोस्तों हिमालय नदी तंत्र। दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र और तीसरा है दोस्तों अंतःस्थलीय नदी तंत्र। क्या है? अंतःस्थलीय नदी तंत्र। तो हम दोस्तों 3 पार्टों में पढ़ेंगे, हिमालय नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र और अंतःस्थलीय नदी तंत्र। तो आज हम जो अपना हिमालय नदी तंत्र है उसको हम 3 पार्टों में पढ़ेंगे। नंबर 1, 3 पार्टों में कौन कौन से 3 पार्ट रहेंगे वो दोस्तों 3 पार्ट रहेंगे। नंबर 1 सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। और जो दूसरा नदी तंत्र रहेगा दोस्तों वो गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र रहेगा। और तीसरा रहेगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो दोस्तों हम 3 नदी तंत्रों के बारे में चर्चा करेंगे और इस तरह से आगे विस्तार से प्रायद्वीपीय नदी तंत्रों को भी पढ़ेंगे और फिर अंतःस्थलीय नदी तंत्रों को भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब अपन बात कर लेते हैं हिमालय नदी तंत्र क्या होता है दोस्तों। तो हिमालय नदी तंत्र वो होता है दोस्तों जो हिमालय से नदियां निकलती हैं उन्हें हम बोलते हैं हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत आपकी कौन कौन? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियां हिमालय से निकलती हैं, इसलिए इन्हें हिमालय नदी तंत्र पर रखा गया है दोस्तों। इसके बाद चलता है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो प्रायद्वीपीय मतलब जो प्रायद्वीपीय पठारों से निकलती हैं तो उनको कहते हैं अपन प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। और अंतःस्थलीय नदी तंत्र वो तंत्र होता है जो अपना कहाँ तक नहीं पहुंचा, अंत तक नहीं पहुंच पाती हैं, यानी कि समुद्र तक अपना जल नहीं पहुंचा पाती हैं, उन्हें कहते हैं अपन अंतःस्थलीय नदी तंत्र। तो आज हम दोस्तों सिंधु नदी तंत्र को आज अपन विस्तार से पढ़ेंगे और उसका कोई भी टॉपिक, कोई भी बिंदु छूटने न पाए ऐसा आज हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां आती हैं दोस्तों? तो सिंधु नदी तंत्र में नदियां जो आती हैं पहले तो आती है सिंधु ही, सिंधु और प्लस पंचनद। क्या होता है दोस्तों? पंचनद। पंचनद वो होता है जो दोस्तों 5 नदियों का समूह, उसे पंचनद बोलते हैं। और बात करते हैं दोस्तों जो सिंधु नदी की कुल लंबाई है, जो सिंधु नदी की कुल लंबाई है अपनी 2880 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 2880 किलोमीटर। ये पूरी ऑल इंडिया यानी कि कहाँ पर है दोस्तों? पूरी ऑल लंबाई, कुल लंबाई कितनी है? ये क्या है? कुल लंबाई, कुल है। और जो भारत में है दोस्तों, भारत में इसकी लंबाई कितनी है? भारत में इसकी लंबाई जो है कितनी है दोस्तों? 1114 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 11 से 14 किलोमीटर ये भारत में है। तो भारत में इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 11 से 14 किलोमीटर। और जो अपनी पंचनद सिंधु नदी के अलावा जो 5 नदियां हैं उन नदियों के बारे में चर्चा करते हैं। कौन कौन सी हैं दोस्तों? पहली नंबर की नदी आती है झेलम। क्या आती है? झेलम। दूसरी नदी आती है झेलम के बाद आती है चेनाब। क्या आती है दोस्तों? चेनाब। और इसके बाद आती है रावी। क्या आती है दोस्तों? तीसरी नंबर आती है रावी। झेलम, चेनाब, रावी। और इसके बाद आती है दोस्तों चौथे नंबर पर ब्यास। क्या आती है? ब्यास। और 5वें नंबर पर आती है अपनी सतलज। कौन आती है दोस्तों? सतलज। तो ये 5 नदियां हैं जो पंचनद बनाती हैं
पांचों नदियों को अपन को क्या है, इनके जो क्या है प्राचीन नाम है, और इनके प्राचीन नामों के बारे में चर्चा करते हैं अपन पूर्व नाम, और इनको किस नामों से भी जानते हैं। इनके जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम, तो दोस्तों इनके पूर्व नाम कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, जो काफी लोगों को पता नहीं होता है, तो उनके बारे में हम बता देते हैं। तो झेलम नदी, झेलम जो नदी है दोस्तों, झेलम नदी को कहते हैं बितस्ता नदी। क्या कहते हैं दोस्तों? बितस्ता। क्या कहते हैं दोस्तों? बितस्ता। जो झेलम नदी है उसको कहते हैं बितस्ता नदी। और अश्कनी, अश्कनी क्या कहते हैं दोस्तों? अश्कनी, अश्कनी नदी कहते हैं दोस्तों इसको, यानी कि चेनाब को कहते हैं अश्कनी नदी। और पुरुषैणी, पुरुषैणी कहते हैं दोस्तों, कैसे कहते हैं? पुरुषैणी, पुरुषैणी किसे कहते हैं? रावी को कहते हैं दोस्तों पुरुषैणी। और बिपाशा किसे कहते हैं? बिपाशा। ब्यास नदी को कहते हैं बिपाशा, ब्यास नदी को दोस्तों क्या कहते हैं? बिपाशा कहते हैं। शतुद्री क्या कहते हैं? सतलज को कहते हैं शतुद्री। क्या कहते हैं दोस्तों? शतुद्री। सतलज को क्या क्या बोलते हैं? शतुद्री। तो ये नदियां रही दोस्तों। झेलम को कहते हैं बितस्ता नदी, और चेनाब को कहते हैं अश्कनी नदी, रावी को कहते हैं पुरुषैणी नदी, ब्यास को कहते हैं बिपाशा नदी, और सतलज को कहते हैं शतुद्री नदी। तो ये क्रम आपको याद रखना है। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो ये आपको सभी नदियां और सभी के प्राचीन नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि झेलम को बितस्ता कहते हैं, चेनाब को अश्कनी कहते हैं, रावी को पुरुषैणी कहते हैं, ब्यास को बिपाशा कहते हैं, और सतलज को शतुद्री कहते हैं। तो ये दोस्तों आपको बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। और इसके बाद अपन चलते हैं क्या है, यानी सभी नदियों को मैप के द्वारा समझते हैं, कौन सी नदी कहाँ पर है। तो चलते हैं मैप बनाते हैं। तो दोस्तों ये रहा अपना मैप सिंधु नदी तंत्र का। आप देख ही रहे होंगे, मैंने इसको विस्तार से लिख दिया है। तो दोस्तों जो अपनी सिंधु नदी है, सिंधु नदी अपनी बोखरचू हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये तिब्बत के पास क्या पड़ता है? बोखरचू हिमनद पड़ता है यहाँ पर, बोखरचू हिमनद। यहाँ से ये निकलती है, और ये दमचौक नामक स्थान से, भारत में कहाँ से? दमचौक नामक स्थान से, दमचौक नामक स्थान से क्या करती है? ये प्रवेश करती है। तो दमचौक नामक स्थान से इंडिया में ये क्या करती है दोस्तों? प्रवेश करती है। और जो भारत से बाहर निकलती है, यानी कि जो भारत से बाहर जब निकलती है, तो वो चिल्लास एक स्थान है, जो चिल्लास एक स्थान है ये। तो यहाँ पर से ये भारत से बाहर निकलती है, और इसके बाद बहते हुए मिठानकोट होते हुए कराची में डेल्टा बनाती है, और फिर इसके बाद क्या है? अरब सागर में गिर जाती है। तो कराची में क्या बनाती है दोस्तों? डेल्टा बनाती है, और डेल्टा बनाती है। और इसके साथ साथ जो अपनी जो 4-5 नदियां जो पंचनद का निर्माण करती हैं, तो यहाँ पर जो पंचनद, पांचों नदियां मिलती हैं और पंचनद का निर्माण करती हैं। फिर इसके बाद जो ये है, इसके बाद आगे देखते हैं। तो अपनी जो झेलम नदी है, पहली जो सतलज नदी है, सतलज नदी यहाँ से निकलती है राकसताल झील से। उसी को अपन क्या बोलते हैं? राकस बोलते हैं, या राकसताल झील बोलते हैं। ये यहाँ से निकलती है, और यहाँ से निकलते हुए ये क्या है? इंडिया में प्रवेश करते हुए फिर इसके बाद मिठानकोट पर मिल जाती है। और जो झेलम नदी है, झेलम नदी ये कहाँ से निकलती है दोस्तों? जम्मू कश्मीर से निकलती है। अपनी झेलम नदी कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से। कहाँ से निकलती है दोस्तों? झेलम नदी निकलती है अपनी शेषनाग झील से। कहाँ से निकलती है दोस्तों? शेषनाग झील से। तो झेलम नदी अपनी शेषनाग झील से निकलती है, और ये कहाँ से? यानी जम्मू कश्मीर में स्थान है शेषनाग, तो वहां से निकलती हुई और ये यहाँ पर आकर के चेनाब नदी में मिल जाती है। तो इसके बाद जो चेनाब नदी है, चेनाब नदी आपने देखा होगा यहाँ पर क्या है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। तो चेनाब नदी अपनी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और हिमाचल प्रदेश से निकलती हुई आगे बहती हुई ये भी आके सतलज में मिल जाती है। और जो रावी नदी है, चेनाब नदी कहाँ से निकलती है? बारालाचा दर्रा है। बारालाचा जो दर्रा है, हिमाचल प्रदेश का दर्रा है बारालाचा दर्रा, और ये कहाँ से? वहीं से निकलती है और यहाँ पर आकर मिल जाती है। इसके बाद आती है रावी नदी। तो रावी नदी भी दोस्तों हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये भी कहाँ से निकलती है?
हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। ये कहाँ से निकलती है दोस्तों? रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहाँ से? रोहतांग दर्रे से निकलती है। और ब्यास नदी भी आपकी हिमाचल प्रदेश, ये पूरा आपका हिमाचल है। और हिमाचल से ही क्या है? ब्यास नदी। तो तीनों नदियां ब्यास, रावी और चेनाब, रावी और ब्यास, तीनों नदियां हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। चेनाब निकलती है शेषनाग झील से, और जो रावी नदी निकलती है बारालाचा दर्रा से। और जैसे जो ब्यास नदी है अपनी, ब्यास नहीं, रावी नदी है, ये रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। और जो अपनी ब्यास नदी है ये आपकी ब्यास कुंड से निकलती है। तो ये भी ब्यास कुंड भी अपना हिमाचल प्रदेश में है। तो तीनों नदियां हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। तो ये भी आके आपकी इसी पे मिलती है। और इसके बाद तो सतलज नदी है अपनी, वो राकसताल से निकलती है। राकसताल से निकलती है तिब्बत से। ये आपका तिब्बत है, क्या है दोस्तों? ये तिब्बत है। क्या है? ये तिब्बत है। तिब्बत से निकलती है। और ये आपकी ब्यास नदी पहले इसमें मिलती है। भारत में ही ब्यास नदी मिल जाती है सतलज में, और इसके बाद बहती हुई यहाँ पर पंचनद का निर्माण करती हुई मिठानकोट पे मिल जाती है। और यहाँ पर क्या है दोस्तों? हरिके बैराज पड़ता है। क्या पड़ता है? हरिके बैराज। और हरिके बैराज से ही क्या है दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर निकलती है। क्या निकलती है दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर निकलती है। तो आपको पांचों नदियों को याद रखना है। झेलम नदी आपकी जम्मू कश्मीर से निकलती है। आप कहीं पे भी मैप में नहीं दिखा सकते अपन इतना, लेकिन झेलम नदी आपने जम्मू कश्मीर से। चेनाब, रावी और ब्यास तीनों हिमाचल प्रदेश से। तीनों कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। ये कहाँ से निकलती है? जम्मू एंड कश्मीर से। और ये ब्यास नदी आप तो देख ही रहे हैं दोस्तों, तिब्बत से निकलती है। तो ये बात है, आपको याद रखना है। और इसके बाद आपको जो नदियां हैं इनके सभी के जो प्राचीन नाम है वो आपको याद रखना है। जैसे झेलम को क्या बोला था मैंने? बितस्ता बोला था। क्या बोला था? बितस्ता। चेनाब को अश्कनी बोला था। और रावी को पुरुषैणी बोला था। और ब्यास को क्या बोला था? बिपाशा बोला था। और जो अपनी सतलज है उसको सतुद्री बोला था। तो इस तरह से आपको इन सभी को याद रखना है। और आगे जो इनके स्रोत हैं वो मैंने बता ही दिए हैं कि आपकी झेलम नदी जम्मू कश्मीर के मानसरोवर झील से शेषनाग झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? शेषनाग झील से। और जो झेलम नदी है कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से। चेनाब निकलती है बारालाचा दर्रा से। और जो अपनी रावी है रोहतांग, रावी मतलब रोहतांग, रावी रोहतांग। चेनाब कहाँ से निकलती है? बारालाचा। चेनाब बारालाचा, रावी रोहतांग। और ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है। और सतलज नदी तो राकसताल से। चेनाब जो निकलती है शेषनाग झील से निकलती है। तो सभी के जो जहाँ से किस किस झीलों से निकलती हैं इन सभी झीलों को आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो भी आपके इसके बाद आगे जो फैक्ट है उसको अपन, इसके बाद दोस्तों मैंने सोचा कि कुछ जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र में, तो उन सभी नदी तंत्रों की जो परियोजनाएं हैं तो वो मैंने कहा उसको भी बता दूं, क्यों वो छूट ना जाए परियोजना। तो दोस्तों चलो चलते हैं परियोजनाओं पर। तो अपनी जो पहली परियोजना है नेमो बजागो परियोजना। क्या है दोस्तों? नेमो बजागो परियोजना। ये नेमो बजागो जो परियोजना है जो सिंधु नदी में है। कहाँ है दोस्तों? सिंधु नदी में। सिंधु नदी में है दोस्तों, ये सिंधु नदी में है। नेमो बजागो परियोजना सिंधु नदी पे पड़ती है। और जो तुलबुल परियोजना है कहाँ है दोस्तों? तुलबुल परियोजना आपकी क्या है? झेलम नदी में है। कहाँ पर है दोस्तों? झेलम नदी में पड़ती है अपनी तुलबुल परियोजना। और जो किशन गंगा परियोजना है दोस्तों, किशन गंगा परियोजना ये किशन गंगा नदी में ही पड़ती है। और ये दोस्तों किशन गंगा आपको अचंभे वाली नदी आ गई है। तो किशन गंगा दोस्तों याद रखना, ये झेलम की सहायक नदी है। किसकी है? झेलम की क्या है? सहायक नदी है। क्या है दोस्तों? झेलम की ये सहायक नदी है। किशन गंगा नदी क्या है? झेलम की सहायक नदी है। और झेलम किशन गंगा नदी को ही पीयूके में क्या बोला जाता है दोस्तों? नीलम नदी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पीयूके में से नीलम नदी बोला जाता है। और उरी परियोजना है, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। उरी परियोजना, तुलबुल परियोजना ये महत्वपूर्ण है। ये बहुत कई बार पेपरों में आ चुका है दोस्तों। तो इसके बाद तुलबुल परियोजना, किशन गंगा परियोजना, उरी परियोजना ये आपकी झेलम नदी में पड़ती है। और झेलम नदी में आपकी दो परियोजना है, तुलबुल और उरी परियोजना। और जो तीन परियोजना ये पड़ती हैं आपकी चेनाब नदी में पड़ती हैं। ये कौन कौन है? दुल्हस्ती परियोजना, बगलीहर परियोजना और सलल परियोजना। ये तीनों तो फैक्ट महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपकी तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना
ये कई बार पेपरों में पूछा गया है। तो दोनों परियोजनाएं हैं वो कहाँ पड़ती हैं दोस्तों? झेलम नदी पर पड़ती हैं। दोस्तों मैंने सोचा 2-3 बांध भी हैं यहाँ पर। तो ये जो पोंग बांध है दोस्तों, ये पोंग बांध अपना पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, और इसके जो पीछे थोड़ा सा जलाशय पड़ता है, क्या है ये दोस्तों? जलाशय पड़ता है। क्या है ये? जलाशय है। उस जलाशय को क्या बोलते हैं? राणा प्रताप सागर बोलते हैं। तो ये दोस्तों जलाशय है, पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में है, और उसके पीछे जो जलाशय है उसे राणा प्रताप सागर बोलते हैं दोस्तों। इसके बाद जो थीन बांध है ये जम्मू कश्मीर पर पड़ता है, और थीन बांध जम्मू कश्मीर पर पड़ता है। इसका परिवर्तित नाम परिवर्तित कर दिया गया है। ये क्या है? परिवर्तित नाम है दोस्तों, परिवर्तित नाम है। इसको महाराजा रणजीत सिंह बांध बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? महाराजा रणजीत सिंह बांध बोलते हैं। इसके बाद जो भाखड़ा नागल बांध है, भाखड़ा नागल बांध के पास में भी एक जलाशय है। क्या है दोस्तों? जलाशय है। उस जलाशय को क्या बोलते हैं? गोविंद सागर झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? गोविंद सागर झील बोलते हैं। तो ये रहे आपके फैक्ट। और इसके बाद जो भी महत्वपूर्ण सभी नदियों के बारे में जानकारियां हैं वो हम, तो दोस्तों सिंधु नदी के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन पे अपन चर्चा करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं सिंधु नदी तंत्र पर, और सिंधु नदी जो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है उस पे देखते हैं। नंबर पहला फैक्ट है दोस्तों, यानी कि लद्दाख, यानी सिंधु नदी है लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर गुजरती है। यानी कि जो सिंधु नदी अपनी कहाँ से गुजरती है? लद्दाख शहर और जास्कर पर्वत श्रेणियां हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर में पर्वत श्रेणियां है, जास्कर पर्वत श्रेणियां, वहीं से ये सिंधु नदी अपनी गुजरती है। तो पहला फैक्ट याद रखना है, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से गुजरती है। जो अपना लद्दाख शहर है, क्या है? लेह। क्या है दोस्तों? लेह एक शहर है, ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आता है लेह शहर, यानी कि क्या है? लेह शहर है। तो ये सिंधु नदी के किनारे पर बसा है। सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है दोस्तों? लेह शहर बसा हुआ है। इसके बाद सिंधु नदी क्या करती है? गुंजी, यानी जम्मू कश्मीर में गुंजी नामक स्थान पर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज क्या होता है? एक महाखड्ड का निर्माण करती है दोस्तों। क्या करती है? एक महाखड्ड का निर्माण करती है। तो ये 3 फैक्ट हैं, ये 3 फैक्टों को जानकारी रखना है। इसके बाद हुआ है था सिंधु जल समझौता। तो ये सिंधु जल समझौता अपने, यानी कि भारत और पाक के मध्य हुआ था। भारत और बनाम पाक, PUK, यानी कि भारत और पाकिस्तान के द्वारा में हुआ गया था। तो भारत और पाकिस्तान के द्वारा जो हुआ था, तो आपने जो भारत की तरफ से थे, भारत की तरफ से अपने नेहरू रहे होंगे नेहरू, और जो PUK की तरफ से आयूस खान थे। कौन थे दोस्तों? जनरल आयूस खान। कौन थे? आयूस खान थे। आयूस खान साहब थे। ये आपके PUK की तरफ से थे। PUK की तरफ से, ये इंडिया की तरफ से थे। इंडिया की तरफ से अपने नेहरू रहे होंगे 1960 में, 60 की चर्चा है तो 1960 में अपने नेहरू रहे होंगे, और PUK की तरफ से आयूस खान रहे थे। उस समय पर यह समझौता किया गया था कि जो सिंधु नदी है अपनी, सिंधु नदी, झेलम नदी और चेनाब नदी, 3 नदियों का जो पानी है वो 3 नदियों का पानी जो 80% पानी होगा दोस्तों, 80%, यानी 80% जो पानी होगा, और जो 20%, 80% पानी कौन लेगा? PUK लेगा। कौन लेगा दोस्तों? 80% पानी कौन लेगा दोस्तों? PUK लेगा। कौन लेगा? PUK। तो 80% पानी कौन लेगा? PUK लेगा। और जो 20% पानी कहाँ रहेगा? भारत के पास जाएगा। कहाँ जाएगा? भारत के पास रहेगा। तो सिंधु, झेलम और चेनाब जो 3 नदियां हैं, 3 नदियों का जो पानी है 80% पानी पाकिस्तान को जाना चाहिए, और जो 20% पानी है वो भारत के पास होना चाहिए। तो ये 2 बातें आपको याद रखना है कि सिंधु, झेलम और चेनाब नदी पे एक सिंधु जल समझौता 1960 में किया गया था भारत और पाकिस्तान के द्वारा। उस समय अपने भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उस समय ये हस्ताक्षर किए गए थे, और हस्ताक्षर में ये कहा गया था कि सिंधु और झेलम और चेनाब 3 नदियों का जो पानी है 80% पाकिस्तान यूज करेगा, और 20% जो पानी है वो अपना भारत यूज करेगा। तो ये जो ये काय की बारे में है दोस्तों? पानी, इसके पानी की चर्चा है इसमें।
यानी 20%। और बात रही जो 3 नदियां हैं, यानी कि 3 नदियां हैं रावी, ब्यास और सतलज। ये 3 नदियों का जो 80% पानी है, 80% पानी कौन करेगा? 80% पानी यहाँ पर भारत करेगा। इन नदियों का पानी भारत यूज करेगा और 20% पानी कौन यूज करेगा? ये पीयूके करेगा। तो यहाँ पर 20% जो पानी की चर्चा है, तो दोस्तों ये 20% पानी कौन करेगा? 20% अपना पीयूके करेगा और 80% जो पानी है इसका भारत करेगा। तो ये रहा आपका सिंधु जल समझौता। तो मैंने ये भी बता दिया और इसके बाद अपना यहीं पर वाणी को विराम करते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियोज अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना है, अपने फ्रेंडों तक पहुंचाना है, ताकि सभी दोस्तों को ये जानकारी मिल सके और वो भी विस्तार पूर्वक पढ़ सकें। और दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। कमेंट अगर यदि आप करते रहते हैं तो दोस्तों हमको मोटिवेशन मिलता है और हम उसी के विस्तार से जिस चीज़ की आप मांग करते हैं दोस्तों, उसी के उपलक्ष्य में हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे। तो दोस्तों आप कमेंट करना और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।